हेलो डियर फ्रेंड, अगेन वेलकम टू आवर चैनल के एंड ट्यूटोरियल। तो हम लोग पर्सनालिटी के क्लास को कल ले रहे थे, जो कि हमारा क्लास नंबर 12 था। बट कुछ क्लास बहुत लंबा हो जाने की वजह से हम लोग उसी पे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उसी क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए आगे के जो पोर्शन बाकी रह गए हैं उनको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे हमारी कौन कौन सी चीज़ें बाकी रह गई है, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने लिया था उसमें फ्राइड्स का थ्योरी के बारे में हम लोग देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसकी आइसबर्ग थ्योरी और उसकी ईड, ईगो और सुपर ईगो का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में देख चुके थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आज का क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की ओर, जिसका नाम है मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि इसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। ये मेस्लो के द्वारा दिया गया था। उन्होंने उनकी आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति की किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का एक सिद्धांत दिया, जिसको इन्होंने मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हम लोग जनरली कहते हैं। तो इसमें हम लोग नीचे से बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो नीड होता है किसी भी व्यक्ति का, वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो भी उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो सारी इसके अंदर आती है। सेकेंड पोर्शन हमारा होता है सेफ्टी नीड्स, यानी कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारा जो जीवन है उसको आगे व्यतीत करने के लिए हमें जिस प्रकार की आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी सेफ्टी नीड्स के अंदर में आती हैं। तीसरा है हमारा सोशल नीड्स, जिसको हम लोग सामाजिक आवश्यकताएं बोलते हैं। इसी सोशल नीड्स को कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे लव एंड बिलोंगिंग लिखा हुआ होता है। तो लव एंड बिलोंगिंग या फिर सोशल नीड्स जो होती है वो अपने समाज से, अपने सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से कुछ प्रेम चाहता है, कुछ प्यार भरा वातावरण चाहता है। इस आवश्यकता के अंदर जब इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, यानी कि जब फिजियोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति हो जाती है और जब सेफ्टी नीड्स की पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति समाज से एक प्रेम भरा वातावरण की आशा करता है और चाहता है कि उसे उस प्रकार का वातावरण मिले। फिर है सेल्फ एस्टीम नीड्स, यानी कि जो भी उस पर आ जाता है कि आत्म अनुभूति की जो आवश्यकताएं हैं वो इस क्षेत्र में आ जाती है। और व्यक्ति जो है जब इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, यानी कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं, उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, उसे समाज से एक प्रेम भरा वातावरण मिल रहा है, एक प्रेम मिल रहा है, तो उसमें एक आत्म अनुभूति की भावना आ जाती है। वो चाहता है कि उसे लोग उसका सम्मान करें, उसको माने, उसे समाज में एक अलग तरह की पहचान मिले। तो ये होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। देन फिर आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में व्यक्ति जो है सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वो आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वह अब एकांत में रहना पसंद करता है। वह लोगों के लिए कुछ नए विचार, नई अवधारणाएं प्रकट करना शुरू कर देता है। तो ये जो नीड्स हम लोग देख रहे हैं, सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसको हम लोग बेसिक नीड्स के अंदर में रखते हैं, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं और हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर आती हैं। सेकेंड है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, जिससे हमारा मन की संतुष्टि हो, हमारा मन जिसमें प्रसन्न हो, इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं हमारी सोशल नीड्स यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं, और सेल्फ एस्टीम नीड्स यानी कि आत्म अनुभूति की आवश्यकताएं। तो ये दोनों चीज़ें साइकोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम लोग सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यानी कि जिसमें वो स्वयं संतुष्ट है कि हाँ मैंने ये कार्य सही किया है। जिस चीज़ से वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जा रहा है उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसमें उसकी खुद के स्वयं की भावनाओं की पूर्ति हो रही है, जिसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की अवस्था कह रहे हैं।
तो ये जो हमारा सेल्फ इस्टीम नीड्स है, सोशल नीड्स है और सेफ्टी नीड्स, साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये चारों नीड्स जो हैं उसको हम लोग डेफिशिएंसी नीड्स की कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही होती है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम लोग जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति किए हैं उसके लिए हम खुद पे संतुष्ट हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं ग्रोथ नीड्स, यानी कि वृद्धि की आवश्यकताएं। तो ये सारी मेस्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स थी, जिसको हम लोगों ने अभी देख लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं मेस्लो का मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी भी कहते हैं, या फिर फ्राइड का जो ऊपर था उसको भी हम लोग फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी कहते हैं। तो ये है मेस्लो की हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसको हम लोग देख चुके हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें हमारी जो शारीरिक आवश्यकताओं की जिसमें पूर्ति हो सके, जैसे एयर है यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, फूड यानी कि भोजन, उसके बाद है शेल्टर यानी कि रहने के लिए निवास स्थान, आवास उसका। देन फिर है स्लीप यानी कि उसमें जो नींद की पूर्ति हो रही है वो सारी चीज़ें, क्लोथिंग यानी कि कपड़ा, और फिर है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, जिससे अपने वो आगे की पीढ़ी को बढ़ा रहा है प्रजनन की सहायता से। तो ये होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। हम लोग इसको आसान भाषा में कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीनों चीज़ों की पूर्ति जिससे हो जा रही है वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। उसी प्रकार है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स की पूर्ति हो जाती है, जब हमारा पेट भरा हुआ रहता है, जब हम एक सुरक्षित स्थान पर रह रहे होते हैं, अपना खुद का आवास होता है, तब हम सोचते हैं कि हमें अपने आगे के जीवन को व्यतीत करने के लिए किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आगे का जो जीवन है वो हमारा सुरक्षित रह सकता है, उसको हम लोग ठीक प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे में एक जॉब की आवश्यकता होती है, उसे एक नौकरी पाने की चाह होती है इस स्टेज में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की वो तलाश करता है। फिर है लव एंड बिलोंगिंग। जब वो नौकरी करना भी स्टार्ट कर देता है तब वो चाहता है कि उसे अपने सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से, उनसे प्रेम भरा वातावरण मिले, उन्हें प्रेम मिले, स्नेह मिले। तो वो प्रेम की तलाश में चला जाता है और इसी क्षेत्र में फिर उसका कभी कभी विवाह हो जाता है, या फिर उसके माता पिता जब उसकी नौकरी लग जाती है तो उसे खूब बहुत प्यार करने लगते हैं। तो ये होता है लव एंड बिलोंगिंग। फिर है एस्टीम, यानी कि इसमें व्यक्ति जो है जब उसको प्रेम भरा वातावरण भी मिल रहा होता है और उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स तीनों की जब पूर्ति हो जाती है, तब वो व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक समाज में एक पहचान हो, उसे समाज के लोग एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखें। तो ये होती है एस्टीम, यानी कि उसे रिस्पेक्ट चाहिए अब लोगों से। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस स्टेज में आने के बाद व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे ऊंचा बनूं, सबसे अच्छा बनूं, मोस्ट वाली कैटेगरी में आ जाऊं, जहां पर लोग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करें, भगवान की तरह मुझे पूजे, भगवान की तरह मुझे माने। तो ये आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड में। तो ये सारी थी हमारे मेस्लो की हायरार्की थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर, जिसका नाम है लर्निंग थ्योरी, यानी कि अधिगम सिद्धांत। अब अधिगम सिद्धांत को जब हम लोग लर्निंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस पे हम लोग जो जनरल कॉन्सेप्ट है बस उसी को देख लेते हैं कि लर्निंग थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। या एक है उसके व्यवहार के आधार पर, जिसको हम लोग बिहेवियरिज्म कह रहे हैं, कोग्निटिज्म यानी कि उसकी मानसिक अवस्था के आधार पर, जिसको हम लोग कोग्निटिज्म बोल रहे हैं, और फिर है कंस्ट्रक्टिज्म, यानी कि उसकी सोसाइटी के द्वारा उसमें किस प्रकार की नई चीज़ों को करने की जिज्ञासा है, उसके आधार पर उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है लर्निंग थ्योरी, जिसको हम लोग और डिटेल में लर्निंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है आ जाता है हमारे पास ज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि कोग्निटिव थ्योरी, जिसको हम लोग कोग्निटिव हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है
कि इसमें व्यक्ति जो है पहले चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि उसे किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वह क्या करेगा, मान लीजिए कि उसके पास उसके अंदर एक डाटा डाला गया, एक जानकारी डाली गई। वो जानकारी क्या थी कि उसे कहा गया कि बेटा सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। क्या बताया गया है उसे कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये डाटा तो उसके अंदर प्रोसेस हो चुकी है, वो ये समझ चुका है कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है और ये चीज़ उसको समझ में आ चुका है। अब सेकेंड स्टेज में जब वो जाएगा, यानी कि एनालिसिस इन्फॉर्मेशन में वो जब जाएगा, तब वो उस चीज़ का विश्लेषण करना चाहेगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहेगा कि क्या सच में ऐसा होता है या इसके पीछे कुछ और हमारे पास थ्योरी है। तो एनालिसिस में वो देखेगा कि हाँ, सूरज तो रोज़ दिन पूरब से ही उग रहा है, पश्चिम पे ही जाके डूब रहा है। वो डेली ये चीज़ को देख रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन उसको अपनी बातों से संतुष्टि नहीं है। उसे जो बताया गया है उससे उसे संतुष्टि नहीं है। उसे बार बार लग रहा है कि जब सूरज पूरब से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, तो रात भर वो रह कहाँ रहा है, उसे ये भी जानना है। तब वो क्या करेगा कि वो जो प्लैनेट है उसके रोटेशन की, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स की, सारी तरह की जितनी भी नॉलेज है वो उसको जानना चाहेगा, उसके बारे में वो एनालिसिस करेगा। तब वो जान जाएगा और फिर एक जजमेंट देगा, एक नया नॉलेज उसके पास आएगा और उस नॉलेज के ऊपर वो क्या जानकारी देगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में जा कर के डूब जाता है और वो रात भर गायब रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे में एक साइंटिफिक थ्योरी है और वो थ्योरी क्या है कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेशन करता है। और कैसा रोटेशन करता है? तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जिसकी वजह से हमें सूरज पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है और रात में वो पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। ये उसने एक जजमेंट जो है वो पास किया। अब ये जजमेंट जब उसने पास किया तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके माइंड में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि सारे प्लैनेट जो है दो टाइप के मोशन कर रहे होते हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। यानी कि एक जो है वो सूर्य के चारों ओर मोशन कर रहे हैं और एक अपने एक्सिस पे ही मोशन कर रहे हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आ गई। तो ये था हमारा हायरार्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ये वाले एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बढ़ते हैं, उसी चीज़ को ऊपर दिया हुआ है। बाद में है हमारे पास जो है वो अंतर्मुखी, जिसको हम लोग पहले भी आप लोगों को बता रहे थे कि अंतर्मुखी, जिसको हर एक मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है। तो अंतर्मुखी क्या होता है? तो देखिए, अंतर्मुखी जो होता है वो 4 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। एक है इंट्रोवर्टेड फीलर्स, दूसरा है इंट्रोवर्टेड थिंकर्स, फिर है इंट्रोवर्टेड सेंसर्स और इंट्रोवर्टेड इंस्यूटिव्स। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, उनके टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति कुछ नहीं होता, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत बहुत कम करते हैं। वो खुद से ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो खुद ही एनालिसिस करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको वो लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करके उस चीज़ के बारे में खोज कर रहे होते हैं। इनके अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ इस प्रकार के व्यक्ति जो है नए नए चीज़ों का आविष्कार करने वाले होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इंट्रोवर्ट कैटेगरी में हमारे आते हैं। तो ये होते हैं इंट्रोवर्ट, जो दूसरों से ज़्यादा सामाजिक परिवेश में ज़्यादा रहना नहीं चाहते, दूसरों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन इनको खुद के साथ रहना बहुत पसंद होता है और ख़ुद से ये नई नई रिसर्चेस अपने मन में ही दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं।
ये होते हैं इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति। फिर आ जाता है बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी व्यक्ति के जो लोग होते हैं उनमें क्या होती है कि लोगों के साथ घुलने मिलने की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, जिनको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कर रहे हैं, बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। तो एक एक्सट्रोवर्ट का क्या क्या साइन है देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एनर्जाइड बाय सोशल इंटरेक्शन। इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो इनको ऊर्जा मिलती है दूसरों के साथ बातचीत करते हुए, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, सामाजिक मेल मिलाप के द्वारा। फिर दूसरा है आउटगोइंग, यानी कि बाहर घूमने फिरने का इनको बहुत शौक़ होता है, घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व के। फिर है इंजॉय ग्रुप सेटिंग्स। ग्रुप में किसी भी प्रकार की चीज़ें हो रही हो, चाहे वो पार्टीज़ हो रही हो, चाहे वो डिस्कशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो ग्रुप में, इन सारी चीज़ों में मिलने में इसे बहुत मज़ा आता है और इन चीज़ों पे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। फिर है टेंड टू बी टॉकेटिव, बहुत बातचीत करने वाले होते, बहुत टॉकेटिव होते, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। फिर है सीक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। ये एक्सटर्नल स्टिमुलेशन यानी कि बाहर के लोग यदि इनकी तारीफ़ करें तो इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे है कंफर्टेबल बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। इनको जो है कंफर्टेबल होता है किसी भी चीज़ पे, ये सेंटर में खड़े हो जाते हैं और फिर अपने जो विचार है उनको दूसरों के साथ व्यक्त करने में इनको बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, खुद को बहुत आराम से बताते हैं। फिर है इनिशिएट्स कन्वर्सेशन। अब इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो खुद से ही कन्वर्सेशन को यानी कि वार्तालाप को स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हें किसी की ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो पहले बात करेगा तो मैं बात करूँगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये खुद से ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं, खुद ही जाएंगे आपके पास, आपसे मिलेंगे, कैसे हैं, क्या नाम है, खुद ही स्टार्ट करेंगे आपसे कन्वर्सेशन। फिर है मैनी एक्विंटेशंस और लास्ट है हमारा जनरली असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट। अब इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं उनमें कॉन्फिडेंट यानी कि लोगों के सामने किसी भी चीज़ को व्यक्त करने में, खुद को प्रस्तुत करने में, खुद को प्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, डरे हुए नहीं होते, क्योंकि इनको बातचीत करके, सोशल इंटरेक्शन कर करके इनको आदत हो चुकी होती है, तो इन चीज़ों में इनको मज़ा आने लगता है। तो ये है एक्सट्रोवर्ट के साइन। एक्सट्रोवर्ट का अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो एक अच्छे नेता जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्ट, तो ये उभयमुखी जो होते हैं इनमें दोनों ही टाइप के गुण पाए जाते हैं, यानी कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का भी गुण उसमें पाया जाएगा और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का भी गुण पाया जाएगा। जैसे कि इस फिगर में आपको देख रहा होगा, कुछ गुण इसके पास इंट्रोवर्ट के हैं, कुछ गुण इसके पास एक्सट्रोवर्ट के हैं, इसलिए ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? एम्बिवर्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाएगा, उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाएगा। अब एम्बिवर्ट में क्या होता है कि वो जो है हम लोग जो अभी बात किए उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक और टर्म आता है जिसको हम लोग ओमनीवर्ट बोलते हैं। ओमनीवर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, यदि उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अकेला रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल अकेला। और अगर उन्हें किसी के साथ बातचीत करते हुए पसंद आ रहा है तो वो उनके साथ रहना पसंद करेंगे। यानी कि ना तो एक्सट्रोवर्ट ही है, ना तो ये इंट्रोवर्ट ही है, और ना ही ये एम्बिवर्ट ही है, ये ओमनीवर्ट होते हैं। ओमनीवर्ट में अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो पूरे अकेले रहना चाहेंगे, और अगर इनको लोगों के साथ छोड़ दिया जाए तो ये सभी लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करेंगे। तो ये ओमनीवर्ट का टाइप होता है। इसका जो भी चीज़ें हैं इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा डिटेल में, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो आधुनिक वर्गीकरण है यानी कि मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है किसी भी पर्सनालिटी के डिवीज़न के लिए, वो होता है 3 प्रकार का। फर्स्ट होता है भावुक व्यक्ति यानी कि इमोशनल मैन या फिर इमोशनल पर्सन। फिर है कर्मशील व्यक्ति यानी कि जो कार्य करते रहता है, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है। फिर है विचारशील व्यक्ति यानी कि चिंतन करने वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। भावुक व्यक्ति क्या करेंगे,
वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। उनके सामने अगर छोटा से छोटा इंसिडेंट भी हो जाए तो वो उसके लिए तुरंत रिएक्ट करते हैं। दूसरा है कर्मशील व्यक्ति। कर्मशील व्यक्ति जो होते हैं वो बोलते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यानी कि वो कर्म करते जाते हैं, वो कर्म पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कर्म करूँगा तभी मुझे फल मिलेगा। आगे है विचारशील व्यक्ति। ये जो है किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं कि हाँ मुझे ये करना है तो इससे पहले मैं क्या क्या स्टेप करूँ, फिर आगे बढ़ूँ, तब मैं सक्सेस होऊंगा। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि चिंतनशील व्यक्ति होते हैं। आगे है पर्सनालिटी थ्योरी, जिसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे 4 टाइप पे डिवाइड किया। उसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स को देखा हुआ है। यहाँ पे 4 टाइप्स है जो मेन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको फ्राइड के द्वारा दिया गया था। दूसरा है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक थ्योरी। उसके बाद है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट का जो थ्योरी है, ये जो सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसको दिया गया था मेस्लो के द्वारा। और ट्रेट थ्योरी आप लोगों को पता है, जिसमें हम लोग एक्सट्रोवर्टिज्म और इंट्रोवर्टिज्म को देख रहे थे। सेल्फ थ्योरी में जिसमें हम लोग एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ओमनीवर्ट, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्सनालिटी थ्योरीज की। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आपको याद ये करना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और उन्होंने किस किस चीज़ की बात की है। आगे है जो सोशियो साइकोलॉजी थ्योरी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसको मेस्लो के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है कि इसमें साइकोलॉजी का भी मेल मिलाप होता है और साथ ही साथ में उसका सोशल, यानी कि समाज, दोनों ही चीज़ों से मिलकर जिस प्रकार का व्यक्तित्व का विकास होता है उसको हम लोग सोशियो साइकोलॉजी, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। अब जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। सेल्फ यानी कि जो खुद है हम, स्वयं का कॉन्सेप्ट जो होता है वो 3 डायमेंशन में यहाँ पर बताया गया है। 3 डायमेंशन कौन कौन सा है। पहला है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में क्या है कि हाउ वन परसीव्स एंड अंडरस्टैंड वन सेल्फ, यानी कि वो खुद को किस प्रकार से समझता है और कितना समझता है खुद को, कि वो कैसा है। खुद के बारे में जानना सबसे पहला काम, जिसको हम लोग सेल्फ इमेज कह रहे हैं। दूसरा है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में वो क्या सोच रहा है, हाउ वन फील्स एंड जजेस वन सेल्फ, यानी कि दूसरे लोग उसको कैसे जज कर रहे हैं और उसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है सेल्फ एस्टीम। और फिर है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ में ए पर्सन दैट वन वुड लाइक टू बी। आइडियल सेल्फ यानी कि यदि आप आइडियल बन चुके हैं तो लोग चाहेंगे कि आपके जैसा लोग बने, यानी कि एक अच्छी इमेज है आपकी सोसाइटी के सामने, आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं, तभी तो लोग आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। तो ये होता है आइडियल सेल्फ। लोगों के लिए आइडियल बनना, लोगों के लिए जागरूकता लाना, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना, ये होता है आइडियल सेल्फ। जैसे कि हमारे सामने यदि हमारा आइडियल कहा जाए तो जैसे टीचर्स होते हैं, तो हमारे सामने जिस प्रकार के हम लोग सोचते हैं कि वो टीचर अच्छा है तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। उसी प्रकार से अपने अपने फील्ड के अनुसार लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो चाहेगा कि मैं APJ अब्दुल कलाम की तरह बनूं, ठीक है। उसी प्रकार से कोई टीचर बनना चाहे तो आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं सोशल मीडिया में, और सबसे फेमस नाम है विकास दिव्या कीर्ति, और सब कोई सोचते हैं कि मैं उसकी तरह बनूं। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट होती है वो अपने अनुसार लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, और ख़ुद को उस लेवल तक लेकर के जाना, इसमें बहुत बड़ी बात होती है कि लोग आपको आइडियल माने। तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का 3 डायमेंशन, जिसको हम लोग देख चुके हैं। आगे है सेल्डन का थ्योरी। सेल्डन का थ्योरी जो है, इन्होंने क्या किया कि कोई भी व्यक्तित्व है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है इंडोमॉर्फ, जिसको इन्होंने विसोरोटोनिक कहा।
फिर है मेसोमॉर्फ, जिसको इन्होंने सोमेटोटोनिक कहा, और एक्टोमॉर्फ, जिसको इन्होंने सेरेब्रोटोनिक कहा। तो क्या होता है इंडोमॉर्फ, क्या होता है मेसोमॉर्फ, क्या होता है एक्टोमॉर्फ, उनको भी तो जानना ज़रूरी है। तो ये नया टर्म कौन सा आ रहा है? तो जो इंडोमॉर्फ होता है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है? तो वो रिलैक्स होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं। सोशिएबल होते हैं, यानी कि लोगों के साथ बातचीत करने में, इंटरेक्शन करने में रुचि लेते हैं। फिर है कंफर्ट लविंग, यानी कि इनको जो है पूरा आराम चाहिए होता है, आराम वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पीसफुल, यानी कि शांति प्रिय होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, इंडोमॉर्फ। इनका शेप कैसा होता है, यानी कि इसका अगर शारीरिक शेप देखना चाहे तो वह कैसा होगा? प्लम्प, बॉक्सॉम डेवलप्ड, विशरल स्ट्रक्चर, यानी कि शरीर जो होता है वो फैला हुआ होता है, मोटे होते हैं। चेहरे जो होंगे वो फूले फूले होंगे, पेट फूला हुआ होगा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो आराम चाहते हैं, ठीक है, रिलैक्स रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति को हम लोग इंडोमॉर्फ कहते हैं। फिर है मिसोमॉर्फ। मिसोमॉर्फ में क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा? तो इस प्रकार के व्यक्ति एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, विगोरस होते हैं, कॉम्बेटिव होते हैं। यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए एक्टिव होते हैं, हमेशा तत्पर होते हैं, इनमें आलस नहीं होता है। और इनका शेप कैसा होगा? तो मस्कुलर होते हैं, एकदम बॉडी जो होता है अच्छा खासा होता है, मस्कुलर बॉडी होता है। जैसे सलमान खान को देखे है ना, उसका बॉडी कैसा है? मस्कुलर। तो उस प्रकार की बॉडी होती है, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे ही रहा है। तो ये होते हैं मेसोमॉर्फ। फिर है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ के व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा? तो ये क्वाइट होते हैं, एकदम चुपचाप रहने वाले होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, रेस्ट्रेंड, नॉन असर्टिव, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी कार्य को लेकर के, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते रहते हैं कोई भी कार्य को करने के लिए। फिर है इनका शेप कैसा होगा? तो लीन होगा, डेलिकेट होगा, पुअर मसल होगा, यानी कि चेहरा झुलसा हुआ है, मसल्स बिल्कुल ही सिकुड़े हुए हैं, बिल्कुल पतला दुबला है, मसल्स तो है ही नहीं, बिल्कुल पुअर मसल्स है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो एक्टोमॉर्फ होते हैं। अब इनको आगे के फिगर में और ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है एक्टोमॉर्फ, जो पतला दुबला सा व्यक्ति है वो एक्टोमॉर्फ। जो एकदम तंदुरुस्त है, उसका मस्कुलर बॉडी है, वो है मेसोमॉर्फ। अब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है खा खा के, तो वो बन गया है इंडोमॉर्फ। तो ये सारी चीज़ें थे जो सेल्डन्स के द्वारा बताई गई थी। तो अगर सेल्डन के थ्योरी में कितने प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन है, तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व का विभाजन है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ। अब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्टोमॉर्फ को हम लोग बोलते हैं लंबकाय, मेसोमॉर्फ को बोलते हैं हम लोग सुडोलकाय, और इंडोमॉर्फ को बोलते हैं हम लोग गोलकाय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतनी ही सारी चीज़ें थी। अब जो आज का जितना भी हम लोग पर्सनालिटी के बारे में आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आए थे, वो यहीं ख़त्म होता है और पर्सनालिटी यहीं पे ख़त्म होता है। पर्सनालिटी में हमें इतना ही पढ़ना था और इतना हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यदि अगर हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, और इसी से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इससे आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एग्ज़ाम में आएगा। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे अगर पर्सनालिटी से आते हैं तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो उसे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपके मन में अगर कोई सजेशन है कि हम वीडियो किस प्रकार की ला सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ सकता है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।